नमस्कार दोस्तों, साल 2014 में आए यह गाना तो आपने सुना ही होगा। अच्छे दिन आने वाले। हाँ, यही वाला 2014 के बाद अच्छे दिन आए या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन देश की सरकार जरूर आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको आप मोदी जी की सरकार या तो मोदी की सरकार भी कहते हैं। फिर आया 2019, फिर अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन सरकार जरूर आई। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ, और साथ में एक बार फिर से बीजेपी आई पूर्ण बहुमत पूरी 303 लोकसभा सीटों के साथ। लेकिन ये सब तो आपको पता ही है। तो आज मैं क्या नया बताने आया हूँ? मैं बताने आया हूँ 2024 के चुनाव से पहले उसका रिजल्ट, वो भी दूसरों के जैसे हवा हवा में नहीं, एकदम फैक्ट के साथ, चुनावी किस्सों के साथ, पार्टियों के खड़ी हुई बातें और रणनीतियों के साथ। और चुनाव से पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट से लेकर लोकसभा के रिजल्ट की घोषणाओं के साथ। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए 2024 की भविष्यवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहे। 25 दिसंबर 2023 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में एक मीडिया प्रोग्राम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। जब उनसे पूछा गया था कि आने वाली विधानसभा चुनाव में एक भी राज्य में नहीं जीतते तो क्या होगा, राहुल गांधी ने इस सवाल को काउंटर करते हुए कहा, हम शायद तेलंगाना में जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में तो जीत ही रहे हैं, और राजस्थान में हम जीत के काफी करीब हैं। हम वहां पर अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल की सूरतें हाल यही दिख रहे हैं, और यही बात बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में भी सामने आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जो भविष्यवाणी किए थे, हुआ उसका एकदम उल्टा। अगर आज के समय में आप मध्य प्रदेश के राजस्थान से सटी हुई जवारा विधानसभा सीट से अपना सफर शुरू करके पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई चित्रांगी विधानसभा सीट तक का 1000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तो आपको बीच में एक भी ऐसी विधानसभा सीट नहीं मिलेगी जहां कांग्रेस विधायक हो। इसी तरह से अगर आप उत्तर में चंबल के इलाके में पड़ने वाले दिमानी सीट से दक्षिण में महाराष्ट्र सीमा पर पड़ने वाली मुल्तानी सीट तक का 700 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तो वहां भी रास्ते में आपको एक भी कांग्रेस विधायक नहीं मिलेगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में बीजेपी पिछले 20 साल से पावर में है। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ सत्ता विरोध लहर की बात कही जा रही है, लेकिन भाजपा ने आखिर में चुनावों का पासा पलट के रख दिया। उसे 230 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये पिछले विधानसभा चुनाव से 54% ज्यादा थी, जबकि चुनाव से पहले जितने भी अनुमान लगाए गए थे उनसे उलट बीजेपी ने अपने वोट शेयर में लगभग 8% का इंक्रीमेंट किया। 22 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए सरकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेडीएस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर मौका हाथ लगा तो फिर जेडीएस बीजेपी के साथ जा सकती है। कर्नाटक में मिली हार ने भाजपा को पूरी तरह चौकन्ना कर दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 18 साल से एक ही मुख्यमंत्री की लीडरशिप की वजह से पावर में थी। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो,
बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खोया। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। ह्यूमन डिग्निटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन बाद में जोर करके बीजेपी ने राज्य में फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी को डर था कि कहीं उसे 2018 से बड़ी सत्ता विरोध लहर का सामना ना करना पड़ जाए। इसीलिए बीजेपी ने आने वाले चुनाव की स्ट्रेटेजी उसी तरह से बनाई। साल 1990, महेंद्र भारती नाम के 22 साल का युवा उस समय राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हुआ करते थे। देश में राम जन्मभूमि के लिए चल रही कार शो में वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। 2 नवंबर साल 1990 को जब कार सेवकों पर फायरिंग हुई, उस समय महेंद्र भारती ने कसम खाई कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो शादी नहीं करेगा। 33 साल बाद उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी हुई। 31 जनवरी साल 2024 के रोज डॉक्टर महेंद्र भारती ने अपनी जीवन संगिनी डॉक्टर शालिनी गौतम के साथ अयोध्या के कार सेवकपुरम में शादी की। इसके बाद उन्होंने रामलला की आशीर्वाद भी लिया। राम मंदिर आंदोलन से इस देश की एक बड़ी आबादी की आस्था जुड़ी हुई है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में धर्म के साथ साथ राजनीति भी जुड़ी हुई है। यहां हम जानेंगे कि कैसे राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को ऊपर लाने में मदद की और आने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर की इंपॉर्टेंस क्या है। 11 जून 1989 हिमाचल के पालनपुर के रोटरी क्लब हॉल में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन यानी नेशनल कन्वेंशन चल रहा था। इस भाषण में वो अधिवेशन के दौरान पार्टी के 5 रिजोल्यूशन या कहे पारित प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही पार्टी की दशा और दिशा के बारे में बात करते हैं। दोपहर के 2 बजे जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी अपने अध्यक्ष भाषण के लिए खड़े हुए तो हॉल में बड़ा अजीब सा तनाव था। बीजेपी अपने पारंपरिक विचारधारा से हटकर जो फैसला आज करने जा रही थी वो एक बड़ा पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता था। बीजेपी के मिशन साउथ का क्या होता है इसकी जानकारी तो 4 जून के बाद ही मिल पाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।